19 जनवरी 1995 को स्कॉटलैंड के अबरडीन में एक थ्रिलिंग मिशन हुआ था, जिसमें चार्ली 56 हेलीकॉप्टर से 16 ऑयल वर्कर्स को अबरडीन से उत्तरी समंदर के ऑयल प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का काम था। लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर उड़ने लगता है, वैसे ही उन्हें खतरनाक तूफान और बदलते मौसम का सामना करना पड़ा। और अचानक हेलीकॉप्टर के साथ ऐसा क्या होता है जिसके कारण पायलट्स को खतरनाक डिसीजन लेना पड़ा और हेलीकॉप्टर को समंदर में ही इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। और क्रैश में बचे हुए लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए लाइफ राफ्ट में समुद्री लहरों और तूफानों से कैसे लड़ाई लड़ी और इस मुश्किल घड़ी में दूसरे हेलीकॉप्टर और एक शिप ने कैसे मदद की और किस तरह से क्रैश में बचे हुए लोगों को उन्होंने बचाया और क्रैश इन्वेस्टिगेशन ने क्या रिवील किया। आफ्टर ऑल एक कहानी है पायलट्स की बहादुरी और ऑयल वर्कर्स के सामने है चैलेंजेस और रेस्क्यू टीम के टीम वर्क की। तो चलिए सब कुछ शुरुआत से समझते हैं। 19 जनवरी 1995 को स्कॉटलैंड के अबरडीन शहर में ब्रिस्टो हेलीकॉप्टर के कमांडर सेड्रिक रॉबर्ट्स और फर्स्ट ऑफिसर लाइनल सोल एक थ्रिलिंग मिशन पर थे। उनका मिशन था कि उत्तरी समंदर के ऑयल प्लेटफॉर्म पर 16 ऑयल वर्कर्स को ट्रांसपोर्ट करना था और उन्होंने दोपहर तक एक राउंड पूरा भी कर लिया था और अब वो दूसरे राउंड के लिए तैयार हो रहे थे। उनके पास सुपर प्यूमा 56 चार्ली हेलीकॉप्टर था। जब तक हेलीकॉप्टर को चेक और रिफ्यूल किया जा रहा था, तब तक फ्लाइट ऑफिसर सोल ने फ्लाइट लॉग्स को चेक किया और कमांडर रॉबर्ट्स ने वेदर रिपोर्ट को चेक किया, जो कि हर 2 घंटे में अपडेट होती रहती है। और आज मौसम ठीक है, ये कंफर्म किया गया। उनके जर्नी का एंड पॉइंट ब्रे ऑयल फील्ड था, जो कि उत्तरी समंदर में है, जहां 1960 में तेल की खोज ने ब्रिटिश इकोनॉमी को एक सॉलिड बूस्ट दिया था। इस जगह से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जो कि पेट्रोल बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यह ऑयल फील्ड बहुत दूर है और यहाँ का मौसम भी हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। इसी कारण हेलीकॉप्टर वो एक सुरक्षित तरीका है जो वर्कर्स को सेफ तौर पर काम पे पहुँचाने में और घर लौटने में मदद करता है। हर साल लाखों लोगों को हेलीकॉप्टर से इन प्लेटफॉर्म पर ले जाया और वापस लाया जाता है। सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर उत्तरी समंदर के ऑयल इंडस्ट्री के कामकाजों में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर्स बहुत मजबूत और बदलते मौसम का सामना करने के लिए बनाए गए हैं। आज के दिन जो वर्कर्स प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, वो सभी एक अमेरिकन कंपनी मैराथन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए काम करते थे और ये कंपनी 3 ऑयल प्लेटफॉर्म चला रही थी, जिसे ब्रे फील्ड कहते थे। इसमें ब्रे ईस्ट, ब्रे ब्रावो और ब्रे अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म है और ये सारे प्लेटफॉर्म उत्तरी समंदर में है, जो कि क्रूड ऑयल निकालने का काम करते हैं। और ये ऑयल प्लेटफॉर्म शहरों की तरह है, जो कभी भी नहीं सोते और कई सालों तक समंदर में खड़े रहते हैं। उनके नीचे बड़े लोहे या कंक्रीट के पैर होते हैं और इनमें से नीचे समंदर में लंबी पाइप जाती है और एक ही प्लेटफॉर्म से ऑयल और नेचुरल गैस दोनों निकाल सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म में वर्कर्स को बहुत भारी मशीनें हैंडल करना पड़ता है और उनको कई ऊंचाइयों और गहराइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए उनकी खुशी बनाए रखने के लिए मूवीज, इंटरनेट कैफे, जिम और अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो 12 घंटे तक काम करते रहे, जिससे उन्हें थोड़ा इंटरटेनमेंट मिले। लेकिन यहाँ उनके सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट रूल भी है। ब्रिटेन के उत्तरी समंदर के पाइपर अल्फा प्लेटफॉर्म पर 1988 में एक बड़ा हादसा हुआ था। इस दुर्घटना में 167 लोग मारे गए। इससे हम समझ सकते हैं कि कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त इन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। 19 जनवरी 1995 के दिन मैराथन ऑयल कॉर्पोरेशन के वर्कर्स हमेशा की तरह तैयार हो रहे हैं। यह 16 वर्कर्स शेड्यूल के मुताबिक 2 हफ्तों तक अल्फा प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, फिर 2 हफ्तों के लिए छुट्टी पर रहेंगे। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले सबको हेलीकॉप्टर अंडर वाटर एस्केप ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर कहीं इमरजेंसी हो गई तो डूबते हुए हेलीकॉप्टर या ऑयल रिंग से कैसे बाहर निकलना है। इस वीडियो को वो सभी हजारों बार देख चुके हैं, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में ये ट्रेनिंग उनके लिए कितनी जरूरी है, ये उन्हें आगे अच्छे से समझ में आता है। सभी वर्कर्स अपने गोरटेक्स से बने सेफ्टी सूट को पहनकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। गोरटेक्स सूट एक प्रकार के टेक्निकल फैब्रिक से बना है, जो उनके ऊपर एक प्रकार का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जब वो समंदर में गिरते हैं तो ये सूट उनके शरीर को पानी और ठंडी हवा से बचाने में मदद करता है। इससे उनके शरीर को ज्यादा ठंड महसूस नहीं होती और वो आसानी से पानी में तैर सकते हैं। और इसके अलावा उनके सूट को एक अच्छी डिजाइन करके ब्राइट कलर्स दिए जाते हैं। इससे उनको पानी में आसानी से देखा और जल्दी से ढूंढकर बचाया जा सकता है। एबरडीन से ब्रे अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का सफर 230 किलोमीटर का है, जिसे पूरा करने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा का समय लगता है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। एबरडीन से 120 माइल्स पर द गेट नाम की जगह आती है। यहाँ से सब हेलीकॉप्टर अलग होकर अपने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं। ब्रे अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म गेट से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। एबरडीन के हवाई ट्रैफिक कंट्रोल के रेडार ऑपरेटर्स कुछ टाइम के लिए इस हेलीकॉप्टर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर किसी ऑयल रिंग की तरफ जा रहा होता है तो वो अर्थ की गोलाई को फॉलो करता है और रेडार सीधे लाइन में चलती है। तब अर्थ और रेडार वेव्स के बीच में एक गैप बन जाती है। अगर कोई हवाई जहाज इस गैप में चला जाए तो रेडार से गायब हो जाता है और अब ये हेलीकॉप्टर इस गैप में दाखिल हो रहा है और इस पर सवार 18 लोग ऑयल रिंग के आधे रास्ते पर है। पायलट ने वेदर चेक किया तो उन्हें थोड़ा फिक्र हुई, क्योंकि उन्हें
महीने पहले रेडार पे बताया गया था कि आसमान में थोड़े ही बादल छाएंगे, लेकिन इन बादलों का आकार और मौसम धीरे धीरे बदल रहा था। लेकिन थोड़े से क्यूमुलस क्लाउड्स भी आ रहे थे जो कि काफी छोटे हैं, लेकिन ये लगभग 90 मीटर या उससे भी लंबे हो सकते हैं और एक कॉटन के टुकड़ों की तरह दिखते हैं। ये क्लाउड्स जनरली अच्छे मौसम का सिंबल है, लेकिन कभी कभी बड़े तूफान के पहले भी दिखाई देते हैं और ये सिर्फ 5 से 40 मिनट तक ही टिकते हैं और इनके अंदर और नीचे बहुत हवा होती है जिससे हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसलिए पायलट्स ने डिसाइड किया कि वो इनके ऊपर से जाएंगे ताकि वो इन बादलों से बच सके। लेकिन जब वो ऊपर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ भी बादल है और वो उनके रास्ते में आ रहे हैं। पायलट्स थोड़ा परेशान हो गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब थोड़ा नीचे जाएंगे, लेकिन अब भी बादल उनके रास्ते में थे और ये सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा होता है और अब वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि आगे क्या करना चाहिए। अब यहाँ किसी को भी क्लियर नहीं है कि वो कहाँ है और कितनी ऊंचाई पर है और ऑयल प्लेटफॉर्म से कितने दूर है। इस सिचुएशन में पायलट्स और पैसेंजर दोनों टेंशन में आ जाते हैं। अब टेक ऑफ के 1 घंटे बाद 5-6 चार्ली गेट के पास पहुंच जाता है। यहाँ से उनकी मंजिल सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब मौसम भी तेजी से बिगड़ रहा था। 5-6 चार्ली अब ब्रे ट्रैफिक वॉच के साथ जुड़ गया है। ये ट्रैफिक वॉच हेलीकॉप्टर्स के मूवमेंट का ध्यान रखते हैं, लेकिन इनके पास रेडार नहीं होता, इसलिए पायलट्स अपनी इन्फॉर्मेशन और लोकेशन ट्रैफिक वॉच सेंटर के साथ शेयर कर देते हैं। ये ट्रैफिक वॉच सेंटर उनकी इन्फॉर्मेशन सुनकर उन्हें अपने रास्ते पर कंटिन्यू करने के लिए कहता है। अब ये इन्फॉर्मेशन और एक ग्रे नाम के हेलीकॉप्टर ने सुना और ये कहा, रॉजर 5-6 चार्ली आप बर्ड ट्रैफिक के साथ कंटिन्यू करें। रोजर का यूज ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि हमें आपका मैसेज रिसीव हो गया है या हमें समझ में आ गया है। इसका मतलब यह है कि दोनों हेलीकॉप्टर्स अब एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे हम रोड पर सिग्नल का यूज करते हैं, वैसे हेलीकॉप्टर्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे। लेकिन अब बिना वार्निंग के मौसम बदल गया और कॉटन की तरह सॉफ्ट बादल के बजाय उनके रास्ते में एकदम भयानक और बड़े पहाड़ जैसे बादल आ गए। वो 10,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे थे, जहाँ तक कि हेलीकॉप्टर नॉर्मली ऊंचा नहीं जा सकता है, वो सिर्फ उनके नीचे से ही उड़ सकता है। और बादल भी इतने गहरे और डरावने थे। सोचो कैसा लगता होगा ऐसे भयानक मौसम में हेलीकॉप्टर को उड़ाने में। इस सफर में पायलट्स कोशिश करते हैं कि वो इन बादलों से दूर रहे, क्योंकि इनमें छोटे एयरक्राफ्ट जैसे हेलीकॉप्टर के लिए खतरा भरा होता है। बादलों के अंदर होता है भयानक तूफान, बर्फ और भारी बारिश और तेज बिजलियां, और ये बिजलियां हर सेकंड में लगभग 100 बार धरती पर गिरती है और इनके हर स्ट्राइक में 1 अरब वोल्ट की पावर होती है। और ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर को यहाँ उड़ाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, क्योंकि इन प्लेन का डिजाइन ऐसा होता है जिससे कि बिजली से इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनकी बॉडी एल्यूमिनियम से बनी होती है जो बिजली को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करती है और इसे सुरक्षित तौर पर टेल से बाहर निकाल देती है। और हेलीकॉप्टर्स भी यह तरीका अपनाते हैं ताकि वह सुरक्षित रहे। अब वो 5-6 चार्ली बादलों में जा रहा है, जहाँ कुछ बादल उनके रास्ते में आ रहे हैं, लेकिन वो इसी रास्ते में आगे बढ़ते हैं क्योंकि वेदर रेडार बारिश को इंडिकेट करता है। लेकिन ये बारिश इतनी ज्यादा नहीं थी कि फिक्र किया जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद मौसम और भी बिगड़ गया। उनके ऊपर अब बर्फ की बारिश हो रही है और फिर एक प्रॉब्लम आती है। हेलीकॉप्टर में एक आइस डिटेक्टर होता है जो कि पायलट को दिखाता है कि पंखों पर बर्फ है या नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि अब वो आइस से जाम हो गया है और गलत रीडिंग दे रहा है। ये प्रॉब्लम चल ही रही थी कि तभी एकदम से हेलीकॉप्टर पर बिजली गिरती है। पायलट समझ जाते हैं कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से हिल रहा था और वाइब्रेट कर रहा था। अब दोनों पायलट का सबसे पहला प्लान यह है कि जल्दी से नीचे उतरा जाए, क्योंकि अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई तो वो आसमान से गिर सकते हैं। और तभी एक इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल करते हैं। 40 किलोमीटर दूर एक 5-6 ब्रावो हेलीकॉप्टर जो एक ऑयल प्लेटफॉर्म से निकलने के लिए तैयार हो रहा है और कमांडर ब्रेन बैकहाउस पैसेंजर को 5-6 ब्रावो में बैठा रहे थे। तभी उनके रेडियो पर कॉल सुनाई देता है। तब बैकहाउस जल्दी से अपने पैसेंजर को उतरवाने और मदद करने का सोचते हैं, लेकिन अब तूफान धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिसमें हवा तेज चल रही थी और समंदर की लहरें ऊंची हो रही थी। और 5-6 चार्ली के पैसेंजर अपने डैमेज हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में लगे हुए थे। ग्रैम्पियन फ्रीडम जो कि एक स्टैंड बाय शिप है जिसे ऑयल रिंग के पास तैयार रखा जाता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत मदद किया जाए। अब वो भी हेलीकॉप्टर की डिस्ट्रेस कॉल सुन लेता है और अब उस शिप के कैप्टन तुरंत शिप की स्पीड को तेज कर देते हैं और हेलीकॉप्टर के पैसेंजर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। ब्रावो हेलीकॉप्टर एक नॉर्मल फ्लाइट से सडन रेस्क्यू मिशन में बदल गया था। उसका प्लान था कि वो 5-6 चार्ली को ढूंढे और सुरक्षित जगह पर पहुंचाए, और अगर हेलीकॉप्टर समंदर में गिर गया तो वो रेस्क्यू शिप को उस जगह पर ले जाएगा। लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता कि हेलीकॉप्टर कहाँ है। ग्रैम्पियन फ्रीडम भी कंफ्यूज है। हेलीकॉप्टर छोटा है और समंदर बहुत बड़ा, इसलिए उसे ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही थी। 5-6 चार्ली हेलीकॉप्टर के कमांडर अपने पैसेंजर को सेफ रखने के लिए जो कुछ भी बन रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। कमांडर रॉबर्ट्स ने पैसेंजर से कहा, दोस्तों हमारे हेलीकॉप्टर ने लाइटिंग स्ट्राइक का सामना किया है।
जिससे टेल रोटर खराब हो गया है और हेलीकॉप्टर गोल घूम रहा है। अब हम इससे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाओ। हो सकता है हमें समंदर में उतरना पड़े, लेकिन हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। यहाँ उन्होंने सबको बता दिया है कि किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना है और एक पॉसिबल इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। 5-6 चार्ली की मंजिल ब्रे अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ 11 किलोमीटर दूर थी। बिजली गिरे हुए अब 3 मिनट गुजर चुके हैं। उन्हें लगता है कि चीजें ज्यादा खराब नहीं हुई है और थोड़ा सा कंट्रोल उनके हाथ में है। हेलीकॉप्टर गोल घूम रहा है, यह क्लियर साइन है कि टेल रोटर में कुछ गड़बड़ हो गई है। पायलट्स के पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है, जो कि मेन रोटर ब्लेड को बंद कर देना, क्योंकि अब वो हेलीकॉप्टर को गिरने से नहीं रोक सकते। अब वो 5-6 चार्ली तेजी से नीचे गिर रहा है और मेन रोटर ब्लेड अब एक पैराशूट की तरह काम कर रहे हैं और हवा के जोर से तेजी से घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर समंदर से लगभग 40 सेकंड में टकराने ही वाला है और अभी भी 5-6 ब्रावो के पायलट्स आसमान और पानी में उन्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उन्हें फिर से एक और इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल सुनाई देता है और तभी कमांडर बैकहाउस को पता चलता है कि वो उस हेलीकॉप्टर के सबसे नजदीक है, लेकिन उनके पास उस कॉल को लोकेट करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है। इसलिए वो समंदर में ढूंढते ही जा रहे हैं और ग्रैम्पियन फ्रीडम के क्रू भी समंदर और आसमान में ढूंढ रहे हैं। अब 5-6 चार्ली के पायलट्स अब एक रिस्की एक्शन करने वाले कि वो हेलीकॉप्टर को समंदर में लैंड करेंगे। हेलीकॉप्टर के नीचे फ्लोट्स लगे होते हैं जो कि इसे डूबने से बचाते हैं, लेकिन इन्हें सही समय पर खोलना बड़ा मुश्किल है। अब देखो, अगर इन फ्लोट्स को बहुत जल्दी खोला जाए तो हेलीकॉप्टर अनस्टेबल होकर बराबर लैंड नहीं कर पाएगा और वो डूब जाएगा, और अगर इसे बहुत देर से खोला जाए तो वो पूरी तरह से फूलेंगे नहीं, जिससे हेलीकॉप्टर समंदर में डूब जाएगा। मतलब यहाँ कोई दूसरा चांस नहीं है। फिर भी पायलट्स बहुत अच्छे से इसे सेफली समंदर में उतार देते हैं, लेकिन अब भी किसी को ये नहीं पता कि वो कितने टाइम तक तैरते रहेंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत हैवी होता है और खतरा यह भी है कि वो तेज हवा से अनबैलेंस होकर डूब ना जाए। अब उन लोगों को जल्दी से लाइफ राफ्ट निकालकर उसे फुलाकर तैयार करके उस पर चढ़ना होगा, लेकिन जब वो लोग लाइफ राफ्ट को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंकते हैं तब तेज हवा उसको हेलीकॉप्टर की तरफ ही उड़ा देती है। फिर वो बड़े मुश्किल से उस पर सवार हो जाते हैं, लेकिन अब राफ्ट डेंजरसली ओवरलोडेड है, जिसे 14 लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, उसमें अब 18 लोग हैं और इस राफ्ट में बैठने के बाद उनके पास कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं था। अब हमारे पायलट्स को पता चलता है कि डिजास्टर का मेन रीजन क्या था। हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में जो रोटर ब्लेड और गियर बॉक्स लगे होते हैं वो बिजली गिरने से टूट गए और हेलीकॉप्टर के साइड में बस कुछ पाइप से लटके हुए थे। लाइफ राफ्ट उड़ने से बचने के लिए 2 रस्सियों से हेलीकॉप्टर से बंधा होता है, लेकिन अगर हेलीकॉप्टर डूब गया तो वो अपने साथ राफ्ट को भी खींच लेगा। किसी पैसेंजर के पास एक चाकू होता है, लेकिन वो रस्सी को अभी नहीं काटते और कुछ समय बाद प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब हेलीकॉप्टर खुद उनके लिए एक खतरा बन गया है। जब उन्होंने हेलीकॉप्टर के दरवाजे को तोड़ के फेंका था तो वो पानी में डूबने की बजाय कटीले किनारे वाला दरवाजा पानी में तैर रहा था और वो सीधे राफ्ट की तरफ आता है और राफ्ट को छेद देता है। लेकिन ये राफ्ट डबल लेयर रबर ट्यूब से बना है जो आसानी से नहीं डूबेगा, लेकिन ओवरलोडेड लाइफ राफ्ट अब पानी में धीरे धीरे डूब रहा है और उसके अंदर का भी पानी अब कमर तक चला गया है और तेज लहरें उन्हें हेलीकॉप्टर के तेज धार वाली ब्लेड के नीचे पुश कर रही है। अब उन्हें लगता है कि वो रस्सी काट लेनी चाहिए और एक रस्सी तो पहले ही टूट गई थी। अब उन्हें दूसरी रस्सी को काटना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हेलीकॉप्टर के कटीले किनारे राफ्ट को फाड़कर उसे समंदर में डुबा सकते हैं। अब उन्होंने वो रस्सी को काट दिया और वो लोग अब तूफानी हवाओं के बीच में बह रहे थे और इसी निराशा और बेचैनी के बीच उन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई तो देता है, पर वो भी उन्हें अकेला छोड़कर चले जाता है। लेकिन 5-6 ब्रावो हेलीकॉप्टर के को पायलट उस समुद्र में कुछ देखते हैं और वो फिर टारगेट कंफर्म करके जांच करने का फैसला करते हैं। ये हेलीकॉप्टर सर्वाइवर के ऊपर लगभग 1 घंटे तक मंडराता है ताकि उनकी संख्या का पता कर सके, और इस जानकारी को पाकर वो पोजीशन को मार करके रेस्क्यू टीम को भेजने के लिए तुरंत दूर हो जाता है। फिर वहाँ पर ग्रैम्पियन फ्रीडम सबसे पहला जहाज रेस्क्यू के लिए आता है और अपनी तरफ से एक छोटी बोट छोड़ता है जिसका काम उन लोगों को बचाने का था। लेकिन बहुत बारिश हो रही थी और समंदर में बड़ी बड़ी लहरें भी उठ रही थी, इसलिए राफ्ट तक पहुँचने में उन्हें बहुत मुश्किल आ रही थी। लेकिन बड़े मुश्किल से उनके पास पहुंचकर रेस्क्यू बोट से एक रस्सी राफ्ट पर फेंकी जाती है और उन लोगों को रस्सी के मदद से ग्रैम्पियन फ्रीडम शिप पर पहुंचाकर सभी को बिना किसी नुकसान के बचा लिया जाता है। 5-6 चार्ली के पायलट्स के इतना कुछ करने के बाद भी कुछ लोगों को लग रहा था कि उनकी ये कहानी झूठी है, क्योंकि नॉर्मली तौर पर लाइटिंग से हेलीकॉप्टर को कुछ ज्यादा असर नहीं होता और एक्सपर्ट भी उनके बयान पर शक कर रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद कोई मशीन की प्रॉब्लम होगी या फिर पायलट ने ही कोई गलती की होगी, लेकिन इस कहानी के जो सबूत थे वो अब समंदर के नीचे है। लेकिन एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ब्रिटेन के एयर क्रैश डिटेक्टिव्स ने सच्चाई ढूंढ निकाला, जिससे पता चलता है कि लाइटिंग ने हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर को अफेक्ट किया था। इस इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था और अब एक्सपर्ट भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कैसे हुआ। एक टेस्ट किया गया जिसमें दिखाया गया कि अनयूजुअल लाइटिंग स्ट्राइक ने हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड पर डैमेज किया था। लाइटिंग स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सालों से अब तक कुछ छोटे लाइटिंग स्ट्राइक के इंसिडेंट होते रहे जिसमें हेलीकॉप्टर को थोड़ा बहुत नुकसान भी होता था, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इससे इतना बड़ा डैमेज हो सकता है। ये बिजली इतनी ताकतवर थी कि इसने पूरे यूएसए में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक पावर को भी पार कर लिया था। ये लगभग 30 बिलियन वॉट्स की थी और यह बिजली उत्तरी समंदर में गिरी, जहाँ हर साल लगभग 30 लाख पैसेंजर ऑयल प्लेटफॉर्म की तरफ इससे अनजाने में उड़ते हैं। पहले कभी भी इतनी बड़ी बिजली यहाँ नहीं गिरी थी, इसलिए किसी ने भी ऐसा होने का एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो लाइटिंग फ्लैश जो 56 चार्ली को लगी थी वो उस दिन उत्तरी समंदर में एक ही बार देखी गई थी और शायद वो हेलीकॉप्टर ने ही क्रिएट की थी। लेकिन टेल रोटर को कमजोर बनाने वाला पॉइंट क्या था, इस पर सोचा गया तो इन्वेस्टिगेशन में एक इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की गई। जब सुपर प्यूमा हेलीकॉप्टर को सेफ सर्टिफाइड किया गया था तो उसमें एक इम्पोर्टेंट बात मिस हो गई थी जो शायद 56 चार्ली को नीचे गिराने का कारण बना। सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर ने एग्जामिन किया कि हेलीकॉप्टर का नुकसान कार्बन फाइबर कंपोजिट ब्लेड्स की वजह से हुआ था। लेकिन पहले इन ब्लेड्स में फाइबर ग्लास का इस्तेमाल होता था, लेकिन 1980 में इन ब्लेड्स में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करने लगे जिससे रोटर ब्लेड हल्के और मजबूत बने। लेकिन यह गलतफहमी थी कि इन पर भी वही स्टैंडर्ड लागू होगा। लेकिन इन कार्बन फाइबर कंपोजिट ब्लेड्स के डिजाइन में ही खतरा था। जब लाइटिंग स्ट्राइक होती थी तब ये कार्बन ब्लेड बहुत गर्म हो जाते थे और जब ये करंट मेटल स्ट्रिप से मिलता था तो तेजी से स्पार्किंग होती जिससे स्ट्रिप का कुछ 100 ग्राम का हिस्सा ब्लास्ट हो जाता था। लेकिन ये काफी था बिना अपने वेट के हेलीकॉप्टर के कंट्रोल को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स का डिजाइन स्ट्रॉन्ग किया गया और एरोशियन स्ट्रिप को सिक्योर करने के लिए हैवी बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया। एरोशियन स्ट्रिप हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स पर लगाए जाते हैं। इनका काम होता है रोटर ब्लेड्स को प्रोटेक्ट करना और पायलट को इंस्ट्रक्शन दी गई कि इन तूफानी बादलों से बचने के लिए इनसे एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखे। इसके बाद कमांडर सेड्रिक रॉबर्ट्स और फ्लाइट ऑफिसर सोल को उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड्स भी मिले। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपके पास थोड़ा और समय होगा तो हमारी ये वीडियो भी चेक कर सकते हो।